हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेक्स्टर्स डायलॉग्स। क्या सहारा कभी हरा भरा था? आज हम इस टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं। Sahara was once a green paradise. Millions of years ago, the Sahara was a thriving oasis. Picture waterfalls cascading, rivers flowing, and wildlife flourishing. From verdant forests to abundant lakes, this ancient green Sahara was a sight to behold. Dive into history and rediscover the Sahara's lush past with us. अफ्रीका के सहारा रेगिस्तान का नाम आते ही आंखों के सामने रेत के उगते हुए नीलेदार मैदानों और प्यास से तड़पते यात्रियों की तस्वीर आ जाती है। 2000 साल से सहारा ऐसा ही है, मानवों के लिए अनुपयोगी और नेचर द्वारा एक शाप। लेकिन सहारा हमेशा से ऐसा नहीं था। किसी युग में वह हरा भरा और उपजाऊ हुआ करता था। वहाँ एक ऐसी नीग्रो जाति बसती थी जिसकी कलात्मक विरासत हमें आज भी गुफाओं में तथा चट्टानों पर की गई रंगीन चित्रकारी के रूप में मिलती है। सहारा अभी एक ग्रीन और फर्टाइल रीजन हुआ करता था, लेकिन समय के साथ यह डेजर्ट में बदल गया। 6000 से 10,000 साल पहले सहारा रेनफॉल, लेक्स, रिवर्स, ये सब चीज़ें वहाँ पर हुआ करती थी। वहाँ की वाइल्ड लाइफ और ह्यूमन सिविलाइजेशन को ग्रीन सहारा माना जाता था। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कैसे सहारा एक डेजर्ट में कन्वर्ट हुआ ड्यू टू क्लाइमेटिक कंडीशंस और मॉनसून के चेंज होते ही यहाँ पर जो बारिश हुआ करती थी वो एक ड्राई एरिया में बदल गई, जिस वजह से सूखा पड़ गया और यहाँ डेजर्ट में कन्वर्ट हो गया। यहाँ हम देख सकते हैं कि साल भर साल यहाँ पे कैसे चेंजेस आए और आज की सिचुएशन क्या है। 1,26,000 साल पहले ये सिचुएशन किस तरह थी, फिर 21,000 साल पहले कैसी थी, 9,000 साल पहले कैसी थी और आज ये कैसी है, इस डायग्राम में आपको दिखाया गया है। ओवर टाइम अर्थ का टिल्ट और ऑर्बिटल पैटर्न की वजह से मॉनसून सिस्टम चेंज हुआ, जिससे रेनफॉल कम हो गई। वहाँ मॉइस्चर डिक्रीज हो गया और हीट बढ़ने लगी, जिसकी वजह से वहाँ का लैंडस्केप ड्राई हो गया और सहारा एक बंजर भूमि में कन्वर्ट हो गया। जब सहारा ग्रीन था तो अर्थ का टिल्ट 24.1 डिग्री था। इस टिल्ट के चलते जो समर की मॉनसून की इंटेंसिटी थी वो इंक्रीज हो गई, जिस वजह से उस एरिया में ज़्यादा बारिश होने लगी। ज़्यादा टिल्ट की वजह से ज़्यादा सनलाइट आई नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ड्यूरिंग समर। हेयर वी कैन सी कि जो अर्थ जो थी टिल्ट हुई, मतलब झुक गई। एक थिया नाम का एक एस्ट्रॉइड था जिसने अर्थ को झुका दिया। झुकाते ही जो अर्थ है वो अपने एक्सिस से थोड़ी हिल गई और ये भी कहा जाता है कि अर्थ का एक मेजर पार्ट जो है वो बाहर आ गया, जिसे हम आज मून के रूप में मानते हैं। यानी ये कहा जाता है कि मून जो है वो हमारे ही अर्थ का एक हिस्सा हुआ करता था, जो कि हमसे अलग हो चुका है। यहाँ हम देख सकते हैं कि सन जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में डायरेक्ट सनलाइट दे रहा है और जिस वजह से ये हिस्सा जो है ज़्यादा गर्म होगा, हीटअप होगा और ज़्यादा मॉइस्चर की वजह से ज़्यादा रेनफॉल होगी और यहाँ पे हीटअप की वजह से सूखा भी ज़्यादा पड़ेगा। अब हुआ क्या, ओशन से ज़्यादा मॉइस्चर आने लगा। इसका रिजल्ट हुआ भारी बारिश। अर्थ का ऑर्बिट अराउंड द सन चेंजेस हो गया मोर सर्कुलर से मोर एलिप्टिकल ओवर अ साइकिल ऑफ 1000 ईयर्स। मीन्स पहले हमारी जो अर्थ थी वो सर्कुलर मोशन में मूव करती थी अराउंड द सन, बट धीरे धीरे हमारी अर्थ इलिप्टिकल फॉर्म यानी एक ओवल तरह की शेप में मूव करने लगी, घूमने लगी। इससे अगर हमारी अर्थ यहाँ आ जाएगी तो होगा ये कि सूरज से दूर चली जाएगी और यहाँ आ जाएगी तो उतनी ही पास आ जाएगी। इस वजह से मॉनसूनल चेंजेस भी आएंगे। अर्थ का ऑर्बिट मोर एलिप्टिकल हुआ, इसका मतलब है कि उसकी डिस्टेंस जो है वो सन से ज़्यादा होने लगी। हाई एक्सिस टिल्ट की वजह से बहुत ज़्यादा
इंटेंसिफाइड मॉनसून आने लगे, बहुत ज़्यादा रेन होने लगी, जिसकी वजह से एक वेट फेज क्रिएट हुआ जिसे हम कहते हैं अफ्रीकन ह्यूमिड पीरियड। एक्सिस जो था अर्थ का हमारा अब जो है 23.5 डिग्री झुका हुआ है, जो कि सालों दर साल में बदलता रहा है, जिसकी वजह से हमें मॉनसूनल चेंजेस देखने को मिलते हैं। वॉबल एक क्राइटेरिया है, इसकी बात करी जाए तो अर्थ का जो रोटेशनल एक्सिस है वो झुकता रहा। 26,000 साल पहले इसने अफेक्ट किया टाइमिंग ऑफ द सीजन्स को, जिस वजह से मॉनसून इफेक्ट हुए। ये वॉबल जो है ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में बढ़ता रहा, जिसकी वजह से सोलर रेडिएशन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में कम हो गई। ये हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है, अपर पार्ट। इस जगह हमारी सोलर रेडिएशन जो है वो कम होने लगी, इस वजह से मॉनसून जो है वो कमज़ोर हो गए। कहने का मतलब ये है कि अर्थ जब ज़्यादा टिल्ट हो गई तो इस एरिया में सोलर रेडिएशन कम हो गई और मॉनसून वीक हो गया। मॉनसून वीक हुआ तो सहारा वाले रीजन में हमारे सूखा पड़ने लगा, जिस वजह से वो डेजर्ट में कन्वर्ट हो गया। तसीली एन अज्जर, ये इस नाम की जगह पर मिली एक गुफाओं की दीवारों तथा चट्टानों पर शानदार चित्रकारी मिली है। ये बहुत ज़्यादा सुंदर है। यहाँ पर हमें डिफरेंट वॉल पेंटिंग्स देखने को मिली है। ये पेलियोलिथिक और नियोलिथिक टाइम्स की हैं। आज हमारे सामने सहारा की हरियाली के सबूत के रूप में सिर्फ वॉल पेंटिंग्स और उस जमाने के कुछ औजार ही बच रहे हैं। सहारा की नदियाँ किसी समुद्र में न गिरकर वहीं के प्राकृतिक जलाशयों में गिरती थीं। जब नदियों में पानी कम हुआ तो उनकी कमजोर धाराएं अपने ही रास्तों में रुककर दलदल में बदल गईं। सूर्य ने दलदलों का पानी सोख लिया। इसका सबूत बीबी सहारा की एमेड्रोर, थेगाजा, ताओयुनेदेनी जैसी जगहों पर पाए जाने वाले नमक से मिल सकता है। रेत के टीले और विस्तृत क्षेत्रों के निर्माण की प्रक्रिया को भी इसी से समझा जा सकता है। 1822 में डिक्सन डेनहम, हक क्लेप्टन और वॉल्टर ऑडने नाम के 3 अन्वेषकों ने 4 झील खोजी थी। यह सहारा के अनुसंधान की शुरुआत थी। मेजर एलेनेंडर गॉर्डन लेंग, इन्होंने टिम्बुक्टू जैसे पौराणिक शहर खोज निकाला था, जो कि आपको माली में देखने को मिलेगा। 1828 में रेने हाइलो नामक फ्रांसीसी ने एक अरब का वेश बनाकर टिम्बक्टू से तमाम कठिनाइयों को झेलते हुए मोरक्को तक पैदल यात्रा की थी। रेने को रास्ते में कई जगह रेगिस्तानी मिराज हुए। मिराज हम सभी जानते हैं, एक ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पर हमें लगता है कि हमारे सामने पानी है बट वो पानी नहीं होता है। इन्हीं को हम इन शॉर्ट में मिराज कहते हैं। जब आपको इतनी तड़प होती है पानी की, पर ना चाहते हुए भी एक रिफ्रैक्शन के द्वारा आपको लगता है कि वहाँ पे पानी है। 1830 में अल्जीरिया पर कब्जा करने के बाद फ्रांसीसियों ने ट्रांस सहारा रेलवे के लिए सर्वेक्षण शुरू किया। इस गतिविधि के दौरान 1855 में जर्मन अन्वेषण वैज्ञानिक हेनरिक बार्थ ने पूरे सहारा की यात्रा की और उसका पहला आधिकारिक मानचित्र तैयार किया, जिससे उन पहाड़ियों का पता लगा जहां आज भी वहां ऑलिव और सुरू के वृक्ष मिलते हैं। बार्थ के इन कारनामों से ही सहारा की पुरातात्विक शोध की शुरुआत हुई। बार्थ के अध्ययन ने सहारा के इतिहास को ऊंट युग तथा पूर्व ऊंट युग में बांट दिया गया। ऊंट युग यानी कैमल का युग, जब वहां पर कैमल हुआ करते थे, और पूर्व ऊंट युग जब वहां ऊंट से पहले का टाइम था। फैजन और एयर क्षेत्र में मिलने वाली चित्रकारी में ऊंट का चित्र मौजूद नहीं है। 19वीं सेंचुरी की समाप्ति के समय फ्रांसीसी JBM फ्लेमेंट ने अल्जीरिया में ओरान की गुफाओं की नक्काशी का अध्ययन करके सहारा के इतिहास की और बारीकी से खोज की। उन्होंने उन नक्काशियों में बने मवेशियों के चित्रों के अनुसार लगाया कि मवेशियों के युग व ऊंट के युग के बीच में सहारावासी अरब अश्वपालन युग में भी गुजरे थे। बाद में जब अध्ययन हुआ तो पता लगा कि अफ्रीका में 2000 साल पूर्व ऊंट का प्रयोग होना प्रारंभ हुआ
और ईसाई युग के बाद इसका प्रयोग लोकप्रिय हुआ। मिड सहारा में बिखरे हुए पत्थरों के औजारों की रपट भी फ्रांसीसी भूवैज्ञानिकों द्वारा मिली। 1933 एंड 34 आते आते उसके प्रमाण भी मिल गए। पेलियोलिथिक और न्यूलिथिक टाइम के अवशेष हमें आज भी यहाँ पर मिलते हैं। हाथी, बारहसिंह जैसे जानवर भी कभी सहारा में अपना जीवन यापन करते थे और लोग जल जीवों को पालकर उनका शिकार किया करते थे। तसीली एंड नच्चर नामक प्लेटू की खूबसूरत चट्टानों के बीच ऐसी चित्रकारी पाई गई है जिसके चित्र 26-26 फुट ऊंचे हैं। शताब्दियों पुरानी यह अद्भुत कला कई पीढ़ियों के योगदान से ही अस्तित्व में आई होगी। इसमें शामिल महिलाओं के चित्र से जाहिर होता है कि चित्रों को सबसे पहले नीग्रो नस्ल के लोगों ने बनाया होगा। भित्ति चित्रों और नक्काशियों से मिली जानकारी के अलावा होमो इरेक्टस तथा होमो वंश के सबसे प्राचीन जीवांशों के मिलने से यह सिद्ध हो गया है कि सहारा और अफ्रीकी मानव जाति प्रथम निवास स्थान था। चट्टानों के चित्र बताते हैं कि पुराने युग में सहारावासी बहुपत्नी प्रथा में विश्वास करते थे। इन चित्रों की वैज्ञानिक जांच से इनमें आयरन ऑक्साइड मिला है। स्वाभाविक है कि आयरन ऑक्साइड की विभिन्न रंग छायाओं से ही यह चित्र बनाए गए होंगे। पहले किसी नुकीली डंडी से रेखाएं खींची गई होंगी और उसके बाद ब्रशों के प्रयोग से चित्रों में रंग भरे गए होंगे। सहारा की मिट्टी तथा वनस्पतियों और जीवाश्मों की वैज्ञानिक जांच पड़ताल से इस भ्रम का खंडन हो गया है कि सहारावासी कृषि कार्य में संलग्न रहे होंगे। सहारा के इतिहास की परतें खुलने के बाद यह पता चला है कि पश्चिमी अफ्रीका के आदिवासी के समय गुलामों के बाजार की सबसे कीमती वस्तु थे। भयानक अकालों ने सहारावासियों में परस्पर संघर्ष के बीज बोए और उसका लाभ उठाया अरबों ने। वे उनकी कमजोरी का लाभ उठाकर उन्हें पकड़ पकड़ कर गुलामों के रूप में बेचने लगे। आज भी सहारा के विभिन्न क्षेत्र इन इलाकों व अन्य प्राकृतिक आपदाओं के निर्मम हमले से पीड़ित हैं। 1913 में प्लेग आया था। इसमें 10 लाख लोग मौत का शिकार हो गए थे। 1972 से 74 तक इन्फ्लुएंजा महामारी व अकाल की दोनों की ही सिचुएशन ने सहारा को बहुत तोड़कर रख दिया था। मनुष्य ही मनुष्य का दुश्मन बन गया था। इंटरनेशनल हेल्प की बात करी जाए तो 1913 के अकाल के बराबर का हादसा नहीं होने दिया था। फिर भी अभी तक अकाल के शिकारों की संख्या का ठीक ठीक पता नहीं लगाया जा सकता है। आधुनिक युग की खोजों ने सहारा के भविष्य को थोड़ा बहुत संभावना में बनाने की कोशिश की है। सहारा के गर्भ में तेल, गैस, आयरन ओर और कीमती मेटल्स के भंडार अभी भी मिलते हैं, लेकिन अभी भी इन प्राकृतिक संपदा और सदुपयोग सहारा के निवासियों के हित में नहीं हो पा रहा है। वहाँ के घुमक्कड़ मवेशी पालक आज भी बचे कुचे हरे भरे क्षेत्रों पर अपनी मवेशी चरा रहे हैं, जो आत्महत्या के समान है, क्योंकि इससे रेगिस्तान का विकास होता है और उपजाऊ जमीन कम होती है। 1965 में हुए जनगणना से पता चला कि सहारा की जनसंख्या में थोड़ी वृद्धि हुई है। साथ ही साथ क्या इससे यह आशंका उत्पन्न नहीं हुई कि भावी अकाल में और ज्यादा मौतें होंगी या नहीं? सहारा आज भी के लिए एक रहस्यमय जगह है। वह कौन सा कारण था कि मॉनसून वर्षाओं ने सहारा जमीन को हरा भरा बनाना बंद कर दिया? क्या उस कारण को जानकर आज के सहारा वासियों के जीवन को पुनः हरा भरा नहीं किया जा सकता? ये सोचने वाली बातें हैं। लेकिन ओवरऑल टॉपिक सहारा में हमने यही जाना कि कैसे सहारा एक हरे भरे जंगल, हरे भरे ग्रासलैंड से एक बंजर भूमि में कन्वर्ट हो गया है। ये मेनली हुआ है ड्यू टू क्लाइमेटिक कंडीशंस ऑफ अर्थ एक्सिस और हमारे मॉनसूनल विंड्स, जिनकी वजह से बारिश नहीं हुई और इस एरिया को सूखे में कन्वर्ट होना पड़ा, जिसके कारण लोग यहाँ पर कम रहने लगे और आदिवासियों का प्रभाव यहाँ बढ़ गया, जिसके कारण ही यहाँ पर अकाल पड़ गया और यह एक डेजर्ट में कन्वर्ट हो गया, जिसे वर्ल्ड का नंबर 1 डेजर्ट सहारा डेजर्ट के नाम से जाना जाता है। अगर आपको भी ये सहारा डेजर्ट वाली वीडियो अच्छी लगी हो और ऐसे ही अफ्रीकन कंटेंट और ऐसे ही डेक्स्टर्स कंटेंट को ग्रैब करना है तो आप प्लीज सब्सक्राइब कीजिए टू डेक्स्टर्स डायलॉग्स। थैंक यू सो मच। अंत तक इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
Stop scrolling aimlessly, dive into Dexterous Dialogues instead. At Dexterous Dialogues, we've got something for everyone. Love a good sci-fi thriller? We've got you covered. Craving some spine-chilling horror? Look no further. Need some life hacks to make your day easier? Yep, we've got those too. But that's not all. We delve into spirituality, offer educational content, and bring you inspiring stories from all walks of life. It's a one-stop shop for everything that tickles your curiosity. So why wait? Hit that subscribe button now and never miss out on the diverse content that Dexterous Dialogues has to offer. Like, share, and comment to join our ever-growing community. Remember, at Dexterous Dialogues, there's always something new to explore. See you on the inside.